1978 में एक व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घटती है कि दोस्तों वो व्यक्ति इस दुनिया की मोह माया से दूर हो जाता है। वो लोगों की मदद करता है और सभी लोगों में प्यार बांटता है और वो एक सज्जन इंसान बन चुका था। आखिरकार उनकी जिंदगी में ऐसा क्या घटित हुआ था जिसके कारण एक इंसान इतना ज्यादा बदल गया और उसकी सोच बिल्कुल इस समाज के प्रति या लोगों के प्रति बिल्कुल बदल जाती है, उसकी भावनाएं बदल जाती हैं। इस बात पर हम रोशनी डालने वाले हैं। और दोस्तों हमारा चैनल है वो केवल उन कहानियों को लेकर आता है जो सत्यता पर आधारित हैं, जो सत्य हैं, लेकिन उसके आइंदा हम ना ही तो कोई मनगढ़ंत कहानी आप लोगों के सामने लेकर आते हैं जिन लोगों के साथ घटित हुआ है, और जो लोग बताते हैं केवल उन्हीं कहानियों को आपके सामने लेकर आया जाता है, या कोई भूतिया कहानी हो या पुनर्जन्म की कहानी हो या कोई इस दुनिया से जाकर वापस लौट कर आता है। इसी तरह की हमारे चैनल पर आप लोगों को कहानियां देखने को मिलेंगी। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है यूपी के मथुरा से छिपा एक गांव का नाम रामपुर होता है। रामपुर गांव में नत्थी के पिता का नाम कन्ना होता है। कन्ना का बेटा नत्थी होता है। और दोस्तों कन्ना ने अपने एक लौते बेटे को पढ़ा लिखा कर हेड मास्टर तक बना दिया था। जो नत्थी होता है वो हेड मास्टर बन जाता है और दोस्तों उसकी नौकरी आती है मथुरा में। अब वो अपनी बीवी बच्चों के साथ मथुरा में आकर रहने लगता है। माता पिता गांव में रहते हैं जो रामपुर गांव होता है, और इनकी जिंदगी चल रही थी। आप सोच सकते हैं उस टाइम पर जो व्यक्ति हेडमास्टर बन सकता है वो कितना दिमागदार होगा और कितना अच्छा इंसान होगा। वो हेडमास्टर बनता है और दोस्तों बिल्कुल शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। अब जिंदगी चल रही होती है, तभी जो नत्थी होता है, नत्थी बीमार हो जाता है। बीमार होने के कारण जो नत्थी होता है वो अब स्कूल से छुट्टी ले लेता है एक लीव पर और अपने घर आराम करता है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे वक्त निकल रहा था, लेकिन जो नत्थी नाम का व्यक्ति होता है ये ठीक नहीं होता। दिन पर दिन इसको बुखार और ज्यादा होने लगता है। कई डॉक्टरों को इसने दिखाया था, शहर में रह रहे थे, किराए पर घर लेकर ये लोग रहते हैं वहां पर दोस्तों, लेकिन नत्थी को कोई भी आराम नहीं लगता है। जब नत्थी ज्यादा बीमार हो जाता है तो इस नत्थी का एक दोस्त होता है, ये खुद तो हेड मास्टर है लेकिन इसका दोस्त भी एक डॉक्टर होता है। करीबन 1 महीने नत्थी को बीमारी से जूझते हुए हो गया था दोस्तों, बुखारी था। उस टाइम में बुखार भी इंसान को तोड़ दिया करता। आजकल तो आप एक टेबलेट घर लाकर ले लेते हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता। कुछ लोग जड़ी बूटियां ले लिया करते, लेकिन इतनी जल्दी आराम नहीं लगता है। अब नत्थी का एक दोस्त डॉक्टर उसको देखने के लिए आया था। नत्थी बिल्कुल चारपाई पर पड़ा हुआ था, उसकी हालत बहुत खराब होती है, स्कूल जाना तो दूर की बात है। उसकी पत्नी उसकी सेवा पानी में लगी हुई है और दोस्तों वो दोस्त से बात कर रहा है। एक डॉक्टर है और एक हेडमास्टर है, दोनों आपस में बात कर रहे थे। नत्थी की पत्नी उस वक्त चाय बनाकर लाती है और जो टिफिन होते हैं या कटोरियों में चाय लेकर आती है और दोस्तों डॉक्टर साहब को चाय दे देती है। दोनों दोस्त बात कर रहे थे तो यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं नत्थी का जो दोस्त होता है कि अब की बार तुम्हें क्या मैं दवाई दे लूं, मेरी दवाइयों से क्या पता तुम्हें आराम हो जाए। तो नत्थी कहता है कि जैसा तेरा मन करे तू ऐसा कर ले, तू दवाई दे दे, अगर तेरी दवाइयों से आराम हो जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, पत्नी से इतना काम नहीं हो पाता है। अब मेरा स्कूल भी बंद पड़ा है, मैं स्कूल भी नहीं जा पा रहा हूँ। दो दोस्तों के बीच में दोस्तों यही बातें चल रही होती हैं। तभी उसका वो डॉक्टर दोस्त वहां से चला जाता है। वो कहता है कि मैं मथुरा ही आया था घूमने के लिए, यहाँ पर रुका हुआ हूँ और तुझे कोई भी जरूरत हो, और वो कुछ दवाइयां लिखकर उनकी पत्नी के हाथ में रख देता है और कह देता है कि किसी भी स्टोर से ले लेना, आपको ये दवाई मिल जाएंगी। और वो वहां से चला जाता है जहां पर वो रुका हुआ था। इसके बाद दोस्तों वो थोड़ी ही दूर पहुंचता है, तभी जो नत्थी की पत्नी होती है वो देखती है कि उसके पति की बहुत ज्यादा हालत खराब होती है, उनका जी घबराने लगता है और उसे पसीने आने लगते हैं। जब बहुत जोर से पसीने आते हैं तो यहाँ पर जो नत्थी होता है वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद उसकी पत्नी तुरंत उसके दोस्त के पीछे भागती है कि अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, वो इन्हें देख लेंगे, वो डॉक्टर हैं। क्योंकि दोस्तों अकेली महिला शहर में रह रही थी और अभी अभी ये लोग यहाँ पर आए हुए होते हैं। नत्थी की उम्र उस समय 38 साल होती है और यहाँ पर नत्थी की जो पत्नी होती है वो उस डॉक्टर दोस्त को बुला लाती है और कहती है कि देखना जी इनको क्या हुआ है, इनको पसीने आए और ये बेहोश हो चुके हैं। इसके बाद डॉक्टर साहब उसको देखते हैं, उसकी नब्ज चेक करते हैं
तो वो खुद घबराने लगते हैं, क्योंकि आज सामने जो मरीज था उनका एक अजीज दोस्त था जो बहुत प्रिय था, और वो आज शायद ऊपर चला गया है दोस्तों, शायद वो इस दुनिया में नहीं रहा है। लेकिन पत्नी के सामने ये बात नहीं कह सकते। कई कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब अपनी उन्हें होश में लाने की, लेकिन नत्थी रहता ही नहीं है दोस्तों। नत्थी भगवान के पास चला जाता है। जब ये बात डॉक्टर साहब उनकी पत्नी को बताते हैं, नत्थी की पत्नी को, तो इस बात को सुनते ही जो उनकी पत्नी होती है दोस्तों, एकदम से वो भी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। मकान मालिक वहां पर आ जाता है, और उस समय ऐसा चलन नहीं था। पोस्टमार्टम दोस्तों बहुत कम हुआ करते, ऐसी चीजें बहुत ज्यादा कम होती हैं। अब इसके बाद उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगती है, और यहाँ पर जो मकान मालिक होता है उसका एक बेटा जवान होता है, उसे मकान मालिक इस नत्थी के गांव में भेज देता है, जो रामपुर गांव होता है, क्योंकि गांव के लोगों को बुलाना था, तभी यहाँ से नत्थी को घर ले जाया जाएगा। दोस्तों नत्थी का दोस्त पूरा कह देता है कि नत्थी अब इस दुनिया में नहीं रहा है। पत्नी को महिलाएं पानी पिला रही हैं, इंतजार हो रहा है। एक लड़का नत्थी के गांव गया है, और दोस्तों इधर ये लोग तैयारी कर रहे हैं किसी जुगाड़ की, गाड़ी करने की, कि भाई इसको गांव ले जाना पड़ेगा, इसकी हालत ऐसी हो गई है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये सब कुछ तैयारी कर रहे थे। जो लड़का नत्थी के गांव पहुंचता है, काफी टाइम लग जाता है। हालांकि नत्थी के दोस्त ने पूरी तैयारी कर ली थी उसको गांव ले जाने की, लेकिन पहले से खबर जो देनी थी, इसी वजह से वो लड़का पहले ही भेज दिया गया था। इन सब चीजों में करीबन 1.5 से 2 घंटे हो जाते हैं दोस्तों। रोना पीटना हो जाता है, बहुत ज्यादा लोग तो नहीं आ पाते हैं, लेकिन नत्थी की जो पत्नी थी उनको संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। बच्चे भी रो रहे होते हैं। 2 घंटे के करीबन इन सभी में वक्त निकल जाता है। अब नत्थी को जमीन पर लेटा दिया गया था, और उसकी पत्नी उसके सिराने बैठकर कह रही थी कि क्या तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर जा सकते हो, तुम ऐसा क्यों करोगे। दोस्तों ये 1978 की बात होती है, और यहाँ पर वो पत्नी विलाप कर रही थी। तभी जो नत्थी होता है, नत्थी की पत्नी को एहसास होता है कि ये गर्म है, और जैसे ही उसको एहसास होता है उसके तुरंत बाद ही नत्थी एकदम कहता है कि मेरी कमर में बहुत ज्यादा जोर से लग चुकी है, और नत्थी की एकदम से आंख फूट जाती है। पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं होता दोस्तों। नत्थी एकदम से जैसे ही होश में आता है, मतलब वापस आता है, तो यहाँ पर वो कहता है कि मेरी कमर में चोट लग चुकी है, मैं बहुत ऊंचाई से गिरा हूँ। अब ये बात सुनकर उसकी पत्नी सोचती है कि बहुत ज्यादा बीमार है, शायद ऐसी बातें कर रहे हैं। जो डॉक्टर दोस्त होता है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि भाई मैंने बहुत अच्छे से चेक किया है, अब ये लोग क्या कहेंगे कि एक जीते जाते इंसान को इसने मरा घोषित कर दिया। डॉक्टर साहब नत्थी को बहुत अच्छे से देखते हैं, और उनको ठीक ठाक कर कर दोबारा से चारपाई पर लिटा दिया जाता है, और दोस्तों उनको पीने के लिए कुछ लिक्विड दिया जाता है। वहां पर ग्लूकोज था, पता नहीं क्या उसको दिया जाता है। अब इसके बाद नत्थी नॉर्मल होने लगता है। भीड़ छटने लगती है कि बहुत अच्छा हुआ अगर ये होश में आ गए और ये वापस आ गए। इनकी पत्नी बहुत ज्यादा परेशान थी और कितना विलाप कर रही थी। शांति हो जाती है पूरे घर में, लेकिन कुछ लोग वहां पर अब भी खड़े हुए थे। तभी जो नत्थी का दोस्त होता है वो कहता है कि अरे नत्थी, तुमने तो हमें डरा ही दिया, और तुमने तो मुझे भी फेल कर दिया यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा इतना बड़ा करियर है, और मैंने इतने लोगों को देखा है, और इतने लोग, क्योंकि वो बहुत बड़ा डॉक्टर था दोस्तों, वो हैरान था और काफी देर से सदमे में था कि नत्थी तुमने क्या किया है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने तुम्हारी नब्ज चेक की थी और तुम बिल्कुल भी, तुम में जान नहीं थी, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो। तो यहाँ पर नत्थी हंसते हुए कहता है कि क्या तुम अपने दोस्त को जीवित देखना नहीं चाहते। तो वो कहता है कि दोस्त जीवित हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने इतना नाम कमाया है, मेरा नाम है, देश विदेश में मेरा नाम है, पूरी इंडिया में मेरा नाम है, यार ऐसा कैसे हो सकता है। अब इसके बाद जो डॉक्टर होता है नत्थी से कहता है कि नत्थी तू एक बात बता, तुझे कुछ याद है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पत्नी भी बैठी रहती है, एक टस से मस अपने पति के पास से इधर उधर नहीं होती कि कहीं तुम्हें दोबारा कुछ ना हो जाए। अब इसके बाद नत्थी कहता है कि यार मैं तो इतनी ऊपर से फेंका हूं कि मेरी कमर में इतनी ज्यादा चोट है कि मुझसे उठा नहीं जा रहा। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हें कोई कैसे फेंक सकता है, पूरे टाइम तुम मेरे सामने थे तो तुम्हें कोई फेंक तो नहीं सकता। तो वो कहता है कि आज जो मैंने देखा है ना वो मेरी समझ से परे है, अब मैं उसको क्या मानूं क्या ना मानूं। एक पढ़ा लिखा आदमी अगर ऐसी बातें करेगा तो ये जमाना क्या कहेगा। डॉक्टर साहब कहते हैं कि बताओ तो सही आखिर बात क्या है। तो वो कहता है
कि जब मुझे इतना तक याद है कि तुम तो मेरे पास से गए हो और मेरा जी घबराने लगता है, और तभी मैं बैठा हुआ चारपाई पर पीछे की तरफ लेट जाता हूँ और मेरी पत्नी ने मुझे सीधा किया था, इतना मुझे याद होता है। और उसके बाद मुझे किसी की भी आवाज सुनाई नहीं देती। दो लोग आते हैं जिन्होंने अजीब से कपड़े पहन रखे थे, हाथ में भाले होते हैं और मेरी तरफ इशारा करते और कहते हैं कि चलो। मैं उनके साथ उठकर चल देता हूँ, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि मेरे तो अभी बच्चे छोटे हैं, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो। और मैं अपने शरीर को भी चारपाई पर देखता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी तुम्हारे पीछे भाग रही थी। और उसके बाद वो लोग मुझे कहीं पर ले जाते हैं। मैं कई बार उनसे सवाल जवाब करता हूँ, लेकिन वो मेरे सवाल जवाबों के जवाब ही नहीं देते हैं। और मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। मेरे रास्ते में तू समझेगा नहीं, पहले मैदान आए थे, पहाड़ आए थे, बहुत सारी चीजें ऐसी आई थी, मुझे एहसास ही नहीं हो रहा था कि मैं कहाँ पर चल रहा हूँ, कहाँ पर नहीं चल रहा। कई बाग बगीचे आते हैं, लेकिन फिर भी मुझे अंदाजा नहीं लग रहा था कि ये लोग मुझे कहाँ पर ले जा रहे हैं। इसके बाद वो लोग मुझे एक ऐसी पथरीली जगह पर ले जाते हैं जहां पर केवल एक ही इंसान वहां से गुजर सकता है। वो दोनों मेरे साथ होते हैं और मैं उनके साथ उस जगह पर, जो एक हाथ की जगह होगी, एक गली सी बनी हुई होती है, उस पर चला जाता हूँ। और मुझे एहसास होता है कि मैं तो जमीन पर नहीं हूँ, मैं तो आसमान में हूँ। उसके बाद मैं अंदर जाता हूँ। अंदर जाकर मेरे पूरे रास्ते सवाल रहते हैं, लेकिन वो लोग मेरी तरफ देखते और अपने काम में व्यस्त रहते हैं, मुझसे कोई बात ही नहीं करते। जब मैं अंदर और जाता हूँ तो वहां पर लोगों की लाइन लगी थी और एक बड़ा सा व्यक्ति, जिसकी कद काठी मानो जैसे लोहे से बनी हो, एक स्ट्रॉन्ग शरीर, बहुत हट्टा खट्टा और बहुत बड़ा, तो उसके सर पर एक ऐसी चीज होती है कि मानो उसको देखकर रूह थर्रा जाए, ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था। और उसके चेहरे पे जो तेज था, मैं उसको आप लोगों को बयान नहीं कर सकता। और उसके सामने एक किताब रखी हुई होती है, बहुत मोटी किताब होती है और लोगों की लाइन लगी होती है। अब वो मुझे नंबर से खड़ा कर देते हैं, लेकिन मैं उन लोगों के पास जाकर उनसे नजरें बचाकर मैं सुनना चाहता हूँ कि ये लोगों से क्या कहते हैं। जब मैं वहां पर आगे जाता हूँ तो वहां पर एक महिला का नंबर आया हुआ था और उस महिला से वो व्यक्ति कह रहा था, जब वो बोलता था तो बड़ी शांति थी उसकी आवाज में, और वो कह रहा था कि तुमने अपने आशिक से अपने पति को मरवाया है। तो वो महिला साफ मना कर देती है। जब वो महिला मना करती है तो वो कहते हैं, जो सामने बैठे हुए थे अच्छी कदकाठी के, वो कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारा झूठ नहीं चल सकता। तभी वहां पर वो उसी व्यक्ति को पेश कर देते हैं जिसके हाथों से उसने अपने पति को मरवाया था। प्रेमी वहां पर आ जाता है। अब प्रेमी से पूछा जाता है कि भाई तुमने क्यों इसके पति को मारा। तो वो कहता है कि मेरे और इसके बीच में वो रोड़ा आ रहा था, इसने कहा कि मेरे पति को रास्ते से हटाना होगा और इसने ही मुझे जगह बताई कि उस समय मेरा पति वहां पर जाएगा। मैंने अपनी बंदूक में बारूद भरा और उस बारूद को भरने के बाद पीठ पीछे से मैंने इसके पति पर फायर कर दिया और इसका पति इस दुनिया से चला जाता है। जब इस महिला की बातें झूठी निकलती हैं तो यहाँ पर जो सामने बैठे हुए हैं, जो सभी का इंसाफ कर रहे हैं, वो कहते हैं, ये नत्थी कहता है कि फिर वहां पर वो कह देते हैं कि इस महिला को 14 नंबर में लेकर जाओ, इसको यहाँ से तुरंत वहां पर ले जाओ। और लोगों की लाइन लगी होती है। तभी वो दो लोग जो मुझे लेकर आए थे वो कहते हैं, दूसरा लफ्ज वो बोलते हैं, तुम बहुत ज्यादा शरारत कर रहे हो, ऐसा तुम नहीं कर सकते। और वो मुझे खींचकर फिर पीछे ले आते हैं। अब यहाँ पर काफी देर हो जाती है और उसके बाद मैं फिर दोबारा से उनसे नजरें बचाकर फिर वहां पर जाता हूं। तो वहां पर फिर वो किताब खुली हुई थी और किसी से बात की जा रही थी। तो एक व्यक्ति होता है और उससे वो व्यक्ति कह रहा था कि तुमने इस व्यक्ति के 1200 रुपए नहीं दिए हैं। दोस्तों उस वक्त में 1200 रुपए बहुत बड़ी रकम हो जाती है। किसी के 500 रुपए लिए थे, किसी के 1200 रुपए लिए थे। तभी वो कहता है कि मालिक, मेरी गरीबी के कारण वो पैसे मुझसे नहीं दे पाए। अब मुझे आप जो कहना चाहते हो, जो मेरे साथ करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। तभी वो किताब वाला व्यक्ति कहता है कि तुम्हें हम कोई दंड तो नहीं दे रहे, लेकिन तुम्हारा दंड ये है कि तुम जिस व्यक्ति से तुमने पैसे लिए हैं, जिससे तुमने 1200 रुपए लिए हैं, उसके घर में जाकर तुम एक भैंस बनोगे और वहां पर तुम उसका 12,000 का दूध बेचोगे। और उसके बाद तुम उस व्यक्ति के घर बेचे जाओगे जिस व्यक्ति के तुमने 500 रुपए लिए हैं, और उसके घर भी तुम यही काम करोगे। और उसके बाद
तुम दोबारा से इस दुनिया से यहाँ पर आ जाओगे और तुम्हारा वहीं पर हिसाब किताब हो जाएगा। दोस्तों ये बात सुनकर जो दो लोग होते हैं नत्थी को लेकर आते हैं, वो नत्थी को अब की बार डांट कर कहते हैं कि अब की बार यहाँ से गए तो फिर देख लेना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अब नत्थी यहाँ पर चुपचाप डर के कारण खड़ा हो जाता है और दोस्तों थोड़ी ही देर में नत्थी का भी नंबर आ जाता है, क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी जल्दी इस काम को निपटा रहे थे। नत्थी को लग रहा था कि मैं यहाँ पर बहुत देर हो गई, मुझे आए हुए बहुत समय निकल गया। नत्थी का नंबर आता है तो वो व्यक्ति फिर अपनी किताब देखता है, तो उसमें वो देखता है कि जो नत्थी से पूछा जाता है कि भाई तुम्हारा नाम क्या होता है, तो नत्थी कहते हैं कि मेरा नाम नत्थी है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति तो आना ही नहीं था, इस व्यक्ति को तुम क्यों लेकर आए। और दोस्तों वो कहते हैं कि अभी समय है, इसको तुरंत वहीं पर भेजो, इसको जहां से लेकर आए हैं। अब यहाँ पर उस व्यक्ति के कहने पर जो दो लोग भाले वाले होते हैं नत्थी को अपने साथ लेकर उसी पथरीली जगह पर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही और लोगों के नंबर आते हैं तो नत्थी कहता है कि तुम लोग मुझे ले तो जा रहे हो, लेकिन क्या मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। दोस्तों दूसरी बार वो व्यक्ति तब बोलते हैं कि तू नहीं मानेगा, नहीं सुधरेगा, तुम्हें क्या चाहिए हमसे। तो वो कहता है कि मुझे वो जगह दिखा दो जो 14 नंबर जगह थी, वो क्या है, क्या चीज है वहां पर, उस महिला के साथ क्या हुआ है। तो वो कहते हैं कि चलो तुम हमसे गलती हुई है, हमारे साथ आए हो तो तुम्हें वो 14 नंबर जगह दिखाते हैं। दोस्तों जब नत्थी को उस 14 नंबर कमरे के पास से ले जाया जाता है तो वहां पर जो नजारा नत्थी ने देखा, उसके पैरों तले से जमीन तो खिसकी हुई थी, उसकी रूह कांपने लगती है। उस महिला को एक लक्कड़ पर बांध रखा था और उसके नीचे एक आग सिलगा रखी थी, और दोस्तों उस आग पर उस महिला को सेका जा रहा था। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। नत्थी को देखकर इन बातों को उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और दोस्तों नत्थी वहां से निकलते हुए उसी एक हाथ की जगह पर जो छोटी सी गली होती है वहां से नत्थी को नीचे फेंक दिया जाता है। जब नत्थी अपने शरीर में आते हैं तो उनको एकदम से लगा कि मेरी कमर में चोट लग गई, और वाकई में उनको कमर में चोट होती है और नत्थी होश में आ जाते हैं। उसके बाद की कहानी हमने आप लोगों को बताई। ये सारी बातें जो डॉक्टर साहब सुन रहे थे, कहते हैं कि नत्थी मुझे यकीन नहीं हो रहा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। नत्थी कहता है कि मानो या ना मानो वो धर्मराज थे और आज मैं बिल्कुल सच में ही यहाँ से जा चुका था, लेकिन अभी मेरा वक्त नहीं है। उन लोगों से कोई गलती हुई थी और उन लोगों ने मुझे यहाँ पर दोबारा भेज दिया। दोस्तों नत्थी को एक और झटका लगने वाला था, ऊपर से तो उनकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द था, और ये बातें जो आसपास के लोग खड़े होकर सुन रहे थे वो हैरान हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं। और जो लड़का, मकान मालिक का जो लड़का था, फोन की सुविधाएं थी नहीं। दोस्तों जब वो नत्थी के पिता के पास पहुंचता है, कन्ना के पास, जैसे ही वो बताता है कि तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा है, उसके पिता को दोस्तों दिल का दौरा पड़ता है और वो वहीं पर खत्म हो जाते हैं। और वो लड़का वहां से पिता को लेकर तो नहीं आता है, लेकिन दूसरी खबर लेकर नत्थी के पास आ जाता है। तो इस बात को सुनकर जो डॉक्टर दोस्त होता है वो बिल्कुल अपने कानों पर यकीन नहीं करता, लेकिन वो इस बात पर भी यकीन करने के लिए इस वजह से राजी था क्योंकि उसका जो करियर था और जितने भी केस उसने देखे थे, आज तक ऐसा उसके सामने कभी भी नहीं हुआ था। अब इतने में ही बहुत टाइम निकल जाता है, दोस्त वहां से चला जाता है। दोस्तों शाम बीत जाती है। शाम बीतने के बाद वो रात को करीबन उसका जो मकान मालिक है उसका बेटा आता है। अब वो एक बुरी खबर नत्थी को सुनाता कहता है कि जैसे ही मैंने आपके पिताजी को बताया वो इठने लग गए और वो इस दुनिया से जा चुके हैं। वहां पर उन लोगों ने उनकी जांच भी करा ली है, अब आपको उनके पास जाना होगा। इस बात को सुनकर नत्थी टूट जाता है कि शायद ये लड़का नहीं जाता तो मेरे पिता इस दुनिया से नहीं जाते हैं। दोस्तों दूसरे दिन सुबह नत्थी अपना बैग पैक करता है, अपने बीवी बच्चों के साथ बीमारी की हालत में वहां से इंतजाम करता है और अपने रामपुर गांव पहुंचता है और उस बीमारी की हालत में अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है और वो रोने लगता है। पूरी कहानी पूरे गांव वालों को बताता है क्योंकि गांव में ये मचा हुआ था कि पिता भी मर चुका है और बेटा भी मर ही गया है उसकी खबर लेकर, क्योंकि वो लड़का आता है। जब नत्थी को सब जीवित देखते हैं तो सभी हैरान और एकदम से खुश हो जाते हैं क्योंकि नत्थी का जो पिता था उसके लिए इंतजार किया जा रहा था कि इसको सुबह इसका अंतिम संस्कार करेंगे। अब तो काफी रात हो चुकी है, बेटा तो इसका है ही नहीं, उस बेटे को भी ले आएंगे जो गांव के बड़े लोग होते हैं। दोस्तों ये सब बातें लोग सोचते हैं और इसी के साथ सुबह का इंतजार करते हैं। लेकिन सुबह होते ही जो नत्थी होता है अपने बीवी बच्चों के साथ गाँव में पहुंच जाता है और गाँव में सभी मामले को संभालता
जाता है। गांव वाले भी सभी लोग ये कहते हैं कि ऐसा हो जाता है, कई बुजुर्गों के साथ ऐसा हुआ है और ये बहुत देखने को मिल जाता है। दोस्तों, नत्थी फूट फूट कर अपने पिता के लिए रोता है, अपनी माँ को वो अपने साथ शहर ले आता है पिता की 13वीं करने के बाद, और ये अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन जब से नत्थी के साथ ये हादसा हुआ था या ये उसके साथ घटित हुआ था, नत्थी की पूरी जिंदगी बदल जाती है। उसने मोह माया से त्याग कर लिया था, केवल जितनी चीजों की जरूरत थी उतना ही सभी को दिया करते और एक अच्छी जिंदगी बिताया करते, दुखी लोगों की मदद किया करते। दोस्तों, जब वहां धर्मराज के वहां पर सवाल जवाब हो रहे थे तो नत्थी को डर था कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो मैंने भी किया है, ऐसा कोई इंसान इस संसार में नहीं है जिससे कोई गलती ना हुई हो। नत्थी एक और बात बताते हैं कि लोग कहते हैं कि बड़ा डरावना रूप है धर्मराज का, नहीं, बहुत शांत स्वभाव के और बहुत अच्छे दिखते हैं। ये जितनी भी बातें हैं नत्थी ने कही हैं, हमने ये बातें बिल्कुल भी नहीं कही हैं। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सत्यता पर आधारित है। अब या तो नत्थी झूठ बोल रहे हैं या ये कहानी सत्य है। अगर आपको ये कहानी सत्य लगी हो तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। नत्थी आज भी जीवित हैं, अपने गांव में रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी जिंदगी अपनी पत्नी के साथ बिता रहे हैं। सभी बच्चे उनके सक्षम हैं और दोस्तों, इनकी जिंदगी बहुत खुशहाल है। और वो उस दिन से बताते हैं कि आज तक मैं अपने हाथों से कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया है, मुझे झूठ भी नहीं बोलना पसंद, मैं किसी से झूठ नहीं बोलता हूं। और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बदल कर रखी है। तो ये वो कहानी थी जो सत्यता पर आधारित है और एक व्यक्ति के जरिए जो आज बुजुर्ग हो चुके हैं, उन्होंने अपनी कहानी हमें बताई। दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? अब उन लोगों के नाम ले लेते हैं जिन लोगों से हमने पूछा था अपनी भूत वाली वीडियो पर कि क्या आप लोगों को यकीन है कि भूत होते हैं। तो उन लोगों के नाम है जिन लोगों ने कहा है कि हाँ मैडम, हमें भूतों पर यकीन है। पहला नाम है लखनलाल, सुनीता रावत, मधुर शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, सनु देवी मुंबई से, फिराज अंसारी जी हैं, कृष्णा अवतार शर्मा, गोविंद, गोपाल सिंह, आशा अग्रवाल जी। ये हमारी वीडियो पर बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, सभी ने अपनी राय रखी है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आपकी राय हम अब भी जानना चाहते हैं, जरूर अपनी राय रखना। यहाँ पर हमारी कुछ बहनों ने, जो हमारी बहन है वो बहुत बढ़ चढ़ के हमें सपोर्ट कर रही हैं, उनके बहुत अच्छे कमेंट होते हैं और बहुत सादगी से और बहुत अच्छे से सभी बातों को लिखती हैं। जो सच है उसका सच कहती हैं और जो झूठ है उसका झूठ कहती हैं। दोस्तों, ये कहानियां पहले से चली आ रही थी, अब तक चलेंगी ऐसा नहीं है। हमारे धर्म में ही होता है और धर्मों में भी होता है, विदेशों में भी होता है, हर जगह होता है। तो विश्वास तो आपको करना होगा। कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।